Hello students, yesterday we had started unit number 3 that is interference. So मैंने आपको बताया था interference क्या होती है, what are the conditions for constructive and destructive interference. So जो next topic है that is theory of interference fringes और expression for fringe width. इसमें हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जो फ्रिंजेस बनती हैं, उसकी जो विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या फार्मूला है, कैसे आता है, डार्क फ्रिंज की क्या विड्थ होती है और ब्राइट फ्रिंज की क्या विड्थ होती है. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल कंसिडर ए नैरो स्लिट एस. दिस इज़ अ नैरो स्लिट विच इज़ इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. इसको यहाँ कहीं हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से इसको, इस स्लिट को हमने एस को इल्यूमिनेट किया है. मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, जैसे कि सोडियम लाइट. सो इसके बाद हमने यहाँ पे 2 स्लिट्स और लगाई हैं, ए एंड बी, विच आर वेरी नैरो स्लिट्स, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी एंड दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स एस. ठीक है, सिंगल स्लिट, नैरो स्लिट, एस से ये दोनों जो हैं ए और बी सेम डिस्टेंस पे हैं. नाउ यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसका डिस्टेंस जो है इन स्लिट से कैपिटल डी के बराबर है फ्रॉम दीज 2 कोहेरेंट सोर्सेज. अब क्योंकि अब ए और बी जो हैं सिंगल सोर्स से ड्राइव किए हुए हैं तो दे विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज. नाउ दिस इज़ द पोजिशन ऑफ स्क्रीन. द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन हेयर. अब सपोज यहाँ से जब लाइट आई, अगर सपोज यहाँ से जब इल्यूमिनेट होकर ये दोनों स्लिट्स इल्यूमिनेट होंगी ड्यू टू दिस सोर्स, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर सपोज रेज जो दोनों हैं ऐसे जाएंगी तो दोनों रेज यहाँ सी पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हैं फ्रॉम ए एंड बी. तो दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0, बिकॉज बोथ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट सी. ये दोनों वेव्स जो हमने यहाँ बनाई हुई हैं, अगर हम इनको यहाँ देखें, यहाँ से ऐसे ए से और बी से ऐसे, सो दोनों रेज जब ऐसे जाएंगी तो सी पॉइंट क्या होगा, इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा. क्यों? बिकॉज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द दीज 2 वेव्स रीचिंग एट सी इज़ 0. देयर विल बी 0 फेज डिफरेंस बिटवीन दैम. सो दैट्स वाई ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं. नाउ ये देखो, इसके बाद हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया कि अब ये जो ए से वेव जो है वो यहाँ जा रही है और बी से जो वेव है वो इधर जा रही है. ठीक है, यहाँ से जो दोनों वेव्स हैं ये यहाँ मीट कर रही हैं. लाइट कमिंग फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स दे मीट हेयर. नाउ सपोज ये P पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस इस पॉइंट C से कितना है, स्मॉल x के बराबर है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, तो ये जो हमने सेंट्रल लाइन लगाई हुई है QC कितना हो जाएगा, D/2, CR भी कितना हो जाएगा, D/2, और P और C के बीच में डिस्टेंस कितना है, x. मतलब हम एक P पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जिसका डिस्टेंस C से कितना है, x के बराबर. अब ये दोनों रेज C पे नहीं मिल रही, अब ये दोनों यहाँ मिल रही हैं जाके. अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस दैट विल बी गिवन बाय, हमें नहीं पता कितना है, हम देखना चाहते हैं कितना आता है. सो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ से जब चलेगी तो BP माइनस AP. इन दोनों वेव्स के बीच में P पॉइंट पे जब रीच करती हैं तो पाथ डिफरेंस होगा BP माइनस AP. Now here we have 2 triangles BPR and APQ. हमें BP और AP की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है इन ट्राइंगल BPR. देखो BPR में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा BP स्क्वायर इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. ठीक है, BP स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. सो BP स्क्वायर इज इक्वल टू BR की वैल्यू क्या है, D, तो D स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. उसी तरह इन ट्राइंगल APQ, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. सो लिखा है AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो AP स्क्वायर हो गया बिकॉज AQ इज अगेन D, सो D स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. अब हमें यहाँ से देखो ये जो PQ डिस्टेंस है किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा PC माइनस QC. मतलब PC का कितनी वैल्यू है, x,
माइनस डी बाई टू, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू की, तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस डी बाई टू। उसी तरह पी आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी सी प्लस सी आर, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, प्लस ये वाला डी बाई टू, तो हो जाएगा पी आर की वैल्यू एक्स प्लस डी बाई टू। सो दैट्स वाई हम बी पी स्क्वायर, यहाँ से हमने ले लिया बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू, हमने स्क्वायर कर लिया ना, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। हम लिख लेंगे पहले बी पी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, डी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर की डी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिखी है एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस ये वाला डी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू ये है एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ सॉल्व किया हुआ है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अब इसको लगाएंगे ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, देन माइनस ब्रैकेट लगा दी हमने, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फार्मूला लगाया, टू से टू कट गया इधर, टू से टू इधर, ब्रैकेट खोलो, डी स्क्वायर ये वाला पूरा एज इट इज़ आएगा, यहाँ से आएगा माइनस डी स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर एंड माइनस माइनस प्लस एक्स डी, बाकी सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ टू एक्स डी, तो यहाँ इसलिए टू एक्स डी लिखा हुआ है। नाउ हमें चाहिए बी पी माइनस ए पी की वैल्यू, इस बी पी प्लस ए पी को यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा टू एक्स डी अपॉन बी पी प्लस ए पी। नाउ हमने पी कंसिडर किया हुआ है, यहाँ से आपको लग रहा है कि ये काफ़ी दूर है, लेकिन पी इज़ लाइंग वेरी नियर टू सी, हमने बहुत दूर नहीं कंसिडर किया था ये पॉइंट, एज पी इज़ लाइंग वेरी क्लोज टू सी, सो वी कैन टेक बी पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए पी। अगर पी यहाँ बिल्कुल सी के क्लोज लाई कर रहा है तो ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, बी पी माइनस ए पी दे विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, एंड किसके बराबर होंगे फिर वो, बी पी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए पी एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये जो डिस्टेंस डी है इसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ क्योंकि स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है इन दोनों से, डी, ठीक है, तो जब बी पी और ए पी दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, मतलब ये बराबर किसके हो रहे हैं, इस डी के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। सो ये पावर डिफरेंस हो जाएगा बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू टू एक्स डी अपॉन डी प्लस डी, टू डी, टू से टू कट गया, एक्स डी अपॉन डी। सो पावर डिफरेंस कितना आया दोनों वेव्स के बीच में, एक्स डी अपॉन डी। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने कंसिडर, ब्राइट फ्रिंज कब मिलती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो हमने पढ़ा था उसके लिए पावर डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिव, फॉर ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पावर डिफरेंस शुड बी एन लेमडा। सो पावर डिफरेंस हमने क्या लास्ट लेक्चर में मैंने एक पढ़ाया आपको, ठीक है, तो वहीं से एन लेमडा लिया है मैंने। सो यहाँ से पावर डिफरेंस है एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लेमडा, सो एक्स इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज। ना हमने ये फार्मूला निकाला x इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन डी, मतलब n को आप वैल्यू देते जाओ, आपको फ्रिंज जो है उसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंज आपको पावर डिफरेंस की वैल्यू मिलती जाएगी। सो n जब ज़ीरो होगा तो x ज़ीरो ज़ीरो, मतलब कहाँ पे हमें मिलेगा, ये पॉइंट C पॉइंट मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें यहाँ पे। सो इसीलिए लिखा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फॉर n इक्वल टू वन, एक्स वन हो जाएगा, n इज़ वन हेयर, तो लेमडा डी अपॉन डी। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जब n टू होगा, तो x टू इज़ टू लेमडा डी अपॉन डी, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, एंड सो ऑन, बिकॉज दिस इज़ अ फार्मूला फॉर पावर डिफरेंस। हमने अभी जो निकाला, तो n के लिए जब n टू होगा तो हो जाएगा टू लेमडा डी अपॉन डी, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, एंड इसी तरह सो ऑन। सो टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मतलब फ्रिंज विड्थ कितनी होगी ब्राइट फ्रिंज की, x2 माइनस x1 अगर लें, हम x1 माइनस x0 भी ले सकते हैं, तो हम x2 माइनस x1 ले रहे हैं यहाँ, टू लेमडा टी अपॉन डी माइनस x1 की वैल्यू लेमडा डी अपॉन डी, तो ये आता है वैल्यू लेमडा डी अपॉन डी के बराबर। ये आ गई ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ। और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होता है पावर डिफरेंस, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ठीक है। सो एक्स डी अपॉन डी, ये आ गया पावर डिफरेंस का फार्मूला, इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये हमने भी निकाला ना, एक्स डी अपॉन डी, ये निकाला ना पावर डिफरेंस एक्स डी अपॉन डी। सो एक्स की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2 डी, डी स्मॉल डी इधर आ गया। सो फॉर n इज इक्वल टू 0,
जब n 0 होगा तो x 0 होगा, लैम्डा d अपॉन 2d, ये आ जाएगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये सेंट्रल मैक्सिमम आएगा, इसके बाद हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, इस तरफ, तो उसकी वैल्यू है ये। देन फॉर n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 + 1 3 लैम्डा d बाई 2 या 2d, ये आ गई सेकेंड डार्क फ्रिंज। n इक्वल टू 2 के लिए x2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा d अपॉन 2d आ जाएगी थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस देन, x2 माइनस x1 इक्वल टू, हम माइनस करेंगे 5 लैम्डा d अपॉन 2d माइनस 3 लैम्डा d अपॉन 2d, लैम्डा d अपॉन d। तो देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए भी सेम फ्रिंज विड्थ आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस लैम्डा d अपॉन d, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, यही जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और सेम वैल्यू है लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। सो बोथ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। नाउ ये जो फोर्थ इक्वेशन आई है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, दैट बीटा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। देखो यहाँ n नहीं आ रहा, ठीक है, तो n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, सो ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ विल बी नैरो। जितनी कम वेवलेंथ होगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाली के लिए, लाइट की जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उसके लिए फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, दैट विल बी स्मॉल। So the fringes produced by light of shorter wavelength will be narrow as compared to the fringes produced by light of longer wavelength. Wavelength ज़्यादा होगी, fringe width भी ज़्यादा होगी। Beta is directly proportional to D. D क्या है, distance of the screen from the sources, coherent sources. The farther the screen, wider is the fringe separation. जितना screen का distance ज़्यादा होगा उतना ही width जो है वो ज़्यादा होगी। और beta is inversely proportional to the distance between the two slits. ठीक है, डी क्या है, स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी स्लिट्स क्लोज होंगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब जितनी डी की कम वैल्यू होगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी। इफ़ डी बिकम्स लार्ज, अगर बी ज़्यादा होगा, डी ज़्यादा होगा, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। अगर डी ज़्यादा हो गया, स्लिट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो फ्रिंज विड्थ जो है बहुत स्मॉल हो जाएगी, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द theory of the interference fringes. Next topic is Fresnel's biprism. फ्रेजनल जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक बाइप्रिज्म बनाया था। बाइप्रिज्म क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिज्म्स एक्चुअली। द बाइप्रिज्म, फ्रेजनल डेमोन्स्ट्रेटेड द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस बाय यूजिंग ए बाइप्रिज्म। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि हम कोहेरेंट सोर्सेज जब कैसे प्रोड्यूस करते, तो वहाँ इसका जिक्र किया था मैंने कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म यूज़ करके भी हम फ्रॉम बाय द वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सोर्स, सिंगल सोर्स, वी दोज टू वर्चुअल इमेजेस कैन बी टेकन एज कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो वहीं से ये एक आया है कंसेप्ट इंटरफेरेंस का। फ्रेजनल डेमोन्स्ट्रेटेड द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस बाय यूजिंग ए बाइप्रिज्म। नाउ व्हाट इज ए बाइप्रिज्म? The biprism consists of two prisms of very small refracting angles with their bases joined together. Biprism जो है दो prisms को जोड़ के बनता है ये, ठीक है, जो उनके रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, और बेस उनका जो है वहाँ से उनको ज्वाइन किया होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। नाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एज ए सिंगल प्रिज्म। फिर वो जो जब जोड़ लेते हैं तो वो एक सिंगल प्रिज्म बन जाता है। नाम उसका बाइप्रिज्म है बिकॉज इट इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग द बेसिस ऑफ टू प्रिज्म्स, ठीक है। एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एज ए सिंगल प्रिज्म जिसका ऑब्ट्यूज एंगल कितना है 179 डिग्री, और एक्यूट एंगल्स जो हैं ये वाले अल्फा से डिनोट करते हैं बोथ साइड्स, दे आर 30 डिग्री। नाउ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स रिफ्रैक्टिंग एज इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्लिट। ये जो एज है इसका, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ दिस बाइप्रिज्म, और इस तरफ हम स्लिट रख देते हैं, तो उसके ये बिल्कुल सामने रखते हैं इसको। अब मैं बताती हूँ कैसे आगे। देखो ये सिचुएशन है, ये आ गया सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये बाइप्रिज्म है, फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। ये रिफ्लेक्टिव एज जो है इसको फेस कर रहा है। तो व्हेन द लाइट फ्रॉम दिस सोर्स एस फॉल्स ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ दिस प्रिज्म बाइप्रिज्म, व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस
वर्चुअल सोर्स, जब हम इसको यहाँ से देखते हैं, आई पीस लगाते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये लाइट जो है यहाँ सोर्स से नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, इस वर्चुअल सोर्स से आ रही है बी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द लाइट फ्रॉम एस फॉल्स ऑन द अपर पोर्शन, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ से जब हम देखते हैं, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस वर्चुअल सोर्स ए। सो ए एंड बी जो हैं दे एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज, बिकॉज एस के ही वर्चुअल इमेजेस हैं ये दोनों, ठीक है। नाउ इफ ए स्क्रीन इज प्लेस्ड हियर, अगर यहाँ पे हम स्क्रीन प्लेस कर दें, what will happen, interference fringes of equal width are produced between E and F, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स हैं E और F के बीच में हमें फ्रिंजेस दिखती हैं इंटरफेरेंस की वजह से, विच आर हैविंग इक्वल विड्थ, बट बियॉन्ड E एंड F, यहाँ E और E से ऊपर यहाँ तक और F से नीचे यहाँ तक जो रीजन है, वहाँ पे हमें जो फ्रिंजेस दिखती हैं, दे आर ऑफ लार्ज विड्थ एंड दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे इंटरफेरेंस के ऊपर, ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर E और F के बीच में। नाउ टू ऑब्जर्व दीज फ्रिंजेस वी रिप्लेस द स्क्रीन विद एन आई पीस, ठीक है, माइक्रोमीटर आई पीस, हम आई पीस से उनको फ्रिंजेस को हम स्टडी करते हैं। डी जो है डिस्टेंस है स्क्रीन का फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, small d is the distance between these two virtual sources. Now we use this Fresnel biprism for the determination of wavelength of sodium light. What will happen, कैसे करेंगे हम, क्या प्रोसीजर है? We use this adjustable narrow slit S, a biprism and a micrometer eyepiece. They are adjusted on an optical bench. ये सारे का सारा सिस्टम हम ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रख देते हैं एट द सेम हाइट एंड इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑप्टिकल बेंच का आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है ऑलरेडी, आपको पता है क्या होता है ऑप्टिकल बेंच। नाउ द स्लिट इज मेड वर्टिकल, ये जो स्लिट है इसको हमने वर्टिकल रखना है, सीधा रखना है, एंड पैरेलल टू द एज ऑफ द बाइप्रिज्म, इसके पैरेलल रखना है, इसके एज के बाइप्रिज्म के, एंड इट इज़ इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स जो है, ठीक है, इससे हम यहाँ इस स्लिट को हम इल्यूमिनेट करते हैं। whose wavelength is to be determined, हम सोडियम लाइट यूज़ करते हैं जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट छोड़ता है ये, तो हम उसकी वेवलेंथ यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहते हैं। द बाइप्रिज्म इज मूव्ड अलॉन्ग द ऑप्टिकल बेंच, ये बाइप्रिज्म है, इसको हम ऐसे ऐसे आगे पीछे ऑप्टिकल बेंच की लेंथ के अलॉन्ग इसको मूव करते हैं। ऑन लुकिंग थ्रू इट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल बेंच, जब हम इसके थ्रू देखते हैं, है ना, यहाँ से जब हम देखते हैं आई पीस में से, तो हमें क्या दिखता है, टू इक्वल ब्राइट वर्टिकल स्लिट इमेजेस आर सीन। इस स्लिट की दो ब्राइट हमें यहाँ पे इमेजेस दिखती हैं, ये टू कोहेरेंट सोर्सेज इसके, ठीक है, वर्चुअल इमेजेस दिखती हैं इसकी। देन द आई पीस इज मूव्ड टिल द फ्रिंजेस अपीयर इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस, हम इस आई पीस को थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि जो फ्रिंजेस हैं इसके फोकल प्लेन में हमें दिखें। नाउ सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द आई पीस इज डी, ठीक है, and the distance between two virtual sources A and B is small d. Now the eyepiece is moved at right angle to the length of the bench, ठीक है, eyepiece को हम ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। Now and number of fringes that pass across the cross wire is counted, तो हम क्या करते हैं, eyepiece को आगे पीछे वर्टिकली इसके ऑप्टिकल बेंच की लेंथ के ऊपर नीचे वर्टिकली हम इसको परपेंडिकुलरली मूव करते हैं और काउंट करते हैं फ्रिंजेस को। और फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, बीटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय द आई पीस एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस मूव्ड अक्रॉस द क्रॉस वायर ऑफ द आई पीस। बट फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, फार्मूला हमने अभी किया, तो वेवलेंथ का फार्मूला आ जाएगा लैम्डा का बीटा डी, ये डी चला गया अपॉन कैपिटल डी। अब ये फार्मूला यूज़ करके हम फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे ना बीटा, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके फिर हमें डी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। डी तो हमें पता है, अब डी को कैसे, स्मॉल डिस्टेंस, ये जो डी है वर्चुअल सोर्सेज के बीच में, इसको निकालना है हमने। तो जब हमारे पास ये होगा तो हम कैसे इसको, हम वेवलेंथ जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ डी, to determine the distance d between two virtual sources A and B, a convex lens of short focal length is placed between the biprism
एंड द आई पीस विदाउट डिस्टर्बिंग देयर पोजिशंस। अब जब हमारे पास ये सिस्टम बन गया, हमने सेटिंग भी कर दी, आई पीस से हमने काउंट भी कर ली उसको, जो है फ्रिंजेस को काउंट भी कर लिया, फ्रिंज विड्थ हमने निकाल ली। अब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा के लिए हमें बीटा हमें पता है, डी हमें पता है, हमें स्मॉल डी चाहिए। हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अब सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमने आई पीस इधर ही रखा है, बाइप्रिज्म है, हमने एक लेंस रख दिया बाइप्रिज्म के पास, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, हम पोजीशन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, पोजीशन जो है बाकी सिस्टम जो है पूरा वैसे ही रहेगा, हम सिर्फ उसमें एक ये कन्वेक्स लेंस रख देंगे बाइप्रिज्म और आई पीस के बीच में। नाउ दिस लेंस इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे इस लेंस को थोड़ा सा हम मूव करेंगे, बाइप्रिज्म के पास रखेंगे पहले हम यहाँ इसको, इसके नज़दीक होगा, आई पीस से थोड़ा दूर है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ नियर द बाइप्रिज्म, हम बाइप्रिज्म के आसपास इसको थोड़ा सा मूव करेंगे टिल टू शार्प इमेजेस ऑफ द स्लिट आर सीन इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द आई पीस। तो आई पीस के फील्ड जो व्यू होगा उसका, उसमें दो शार्प इमेजेस जो हैं वो दिखेंगी हमें वर्चुअल सोर्सेज की, ठीक है। तो अब इमेजेस यहाँ बनेगी आके, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d1। नाउ अब क्या करेंगे, हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। सपोज यहाँ से लेंस का डिस्टेंस है u और लेंस का आई पीस से डिस्टेंस है v। तो लेंस मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपने 12th में पढ़ा है, यहाँ से आएगा v/u इज इक्वल टू d1/d। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं डेरिवेशन नहीं करूँगी इसकी, ये फार्मूला ऑलरेडी 12th में आप पढ़ चुके हैं। v/u क्या आएगा, ये आएगा v/u, इसको दिस इज इक्वल टू ये वाला d1 डिवाइडेड बाय दिस d, ठीक है। नाउ द लेंस इज नाउ मूव टुवर्ड्स द आई पीस। अब हम क्या करेंगे, लेंस को ले जाएंगे आई पीस के पास, देन अगेन टू इमेजेस ऑफ द स्लिट आर सीन हियर, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज d2 नाउ। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा u और ये डिस्टेंस बन जाएगा v, ठीक है। होता है ना इमेज और वो क्या उसमें डिस्टेंस अलग अलग होते हैं, u सोर्स डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, लेंस फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा, पहले v/u था, अब यहाँ से हो जाएगा u/v, उल्टा हो जाएगा, u/v इज इक्वल टू d2 अगेन ये वाला d, ठीक है। नाउ नोट दैट द मैग्नीफिकेशन इन वन पोजीशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीफिकेशन इन द अदर पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन थी, ये डिस्टेंस था v/u, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया u, तो u/v हो गया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, v/u इंटू u/v इक्वल टू d1/d इंटू d2/d। सो ये कट जाएगा, d1 d2/d स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ गया 1, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2, तो d इज इक्वल टू अंडर d1 d2। सो ये हम यहाँ से d1 और d2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ पे हमें उसके पास स्केल होती है ना आई पीस की, वहाँ से हम d1 और d2 की वैल्यू होगी तो d आ जाएगा अंडर लेके उसका। नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा d एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, यहाँ पे हम d हमने कर लिया कैलकुलेट, ठीक है। सो बीटा d/d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट, किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट